दोस्तों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 44th डे और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आज का क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, केवल यूपीएससी के एस्पिरेंट ही नहीं देखेंगे बल्कि यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो है ना वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से पूछा जाता है क्वेश्चंस को, जो कि जीएस में पूछा जाता है। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, इनमें से बताना है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि किस कंट्री से लिया गया है, तो ये बताना है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो डीपीएसपी जो है वो किस कंट्री से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस कंट्री से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो किस कंट्री से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन। यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हो, इधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर पॉलिटी का किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिए आते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब बोल देना मुझे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताओ। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो लिया गया किससे, तो ये जो लिया गया है वो आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो किससे लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और कंटेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस ये जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो 4th नंबर में है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन, और ये जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से। तो इसको ध्यान में रखना, ये यूपीएससी में 2003 में पूछा गया था। ठीक है, 2003 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था यूपीएससी में, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो आयरलैंड से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे और भी यहाँ पे मान लो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है वो कई सारे अलग अलग कंट्री के संविधान से जो है ना वो वहाँ से ले करके वहाँ से कुछ संविधान का कुछ पार्ट को लिया गया है। ठीक है, अलग अलग कंट्री के संविधान से जो है ना वो मिला करके बनाया गया है, हमारे संविधान को एक अच्छा प्रारूप तैयार किया गया है। ठीक है, तो माना जाता है कि 10 कंट्री, ठीक है, 10 कंट्री से जो है ना उसके संविधान से अलग अलग पार्ट को लिया गया है और हमारे कंट्री के संविधान में जो है ना वो ऐड किया गया है। जैसे देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग क्या लिए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इसको एक बार जो है ना इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम से देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। उसी प्रकार से यूएसए से जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग पार्ट्स जो है वो लिए गए हैं। हम इसका पीपीटी जो है वो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी, तो इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हो तो इसको
कम से कम ध्यान रख लेना एग्जाम से पहले। ऑस्ट्रेलिया से देख लेना, ठीक है, जर्मनी से देख लेना, रशिया से क्या क्या लिया गया है सो देख लेना, ठीक है, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, सारा पॉइंट्स, और 10 कंट्री, मेनली 10 कंट्री से लिया गया है, ठीक है। हमारा संविधान जो बनाया गया है मेनली 10 कंट्री से लेकर के बनाया गया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 अंग्रेजों के समय जो बनाया गया था, वहाँ से काफ़ी चीज़ को उठा करके जो है ना वो रखा गया है, ठीक है। जो अच्छा पॉइंट था, ठीक है, तो उसको संविधान बनाने समय जो है ना उस पॉइंट को जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो चीज़ इसमें था, ठीक है। उसी प्रकार से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके तहत जो अच्छा अच्छा पॉइंट्स था ना उसको भी जो है वो ऐड किया गया हमारे संविधान में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी हम जो बता दिए कि 10 कंट्री से मेनली जो है वो लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। ए ब्रिटिश सिटीजन, कोई एक ब्रिटिश सिटीजन जो है वो स्टेइंग इन इंडिया, मान लो भारत में रह रहा है, ठीक है, तो उसको किस प्रकार का राइट जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकता है, किस प्रकार का राइट का वो है जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। भारत में अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन रह रहा है तो वो किस प्रकार का क्लेम जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपीएससी में 1999 में, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 1999 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में देखो ध्यान से कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस, यानी कोई ब्रिटिश सिटीजन अगर रह रहा है तो क्या उसे व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है वो दिया जाएगा क्या भारत में, इसको वो क्या क्लेम कर सकता है क्या। तो क्या होगा ये राइट आंसर से बताओ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, तो किस चीज़ को जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्लेम नहीं कर सकता है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ब्रिटिश सिटीजन अगर इंडिया में रह रहा है कोई फॉरेनर, तो सम फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए कुछ तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन वो उसको व्यापार और व्यवसाय करने की छूट जो है ना वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस कैनॉट क्लेम, क्योंकि ये जो है वो दिस इज अंडर आर्टिकल 19(1)(g) एंड 19 इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो केवल और केवल जो है ना वो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो केवल और केवल जो है वो ये जो है वो 19(1)(g) के अंदर आता है, जिसके कारण जो है वो ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है ये सब चीज़ें, ठीक है। व्यापार और व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है वो इंडियन सिटीजन को केवल प्रोवाइड है, फॉरेनर को नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो हाँ इसमें जो है वो क्लेम कर सकता है आर्टिकल 14 के तहत जो है ना पर्सन कोई भी हो, फॉरेनर हो या फिर इंडियन जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के का क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये भी जो है वो क्लेम कर सकता है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, एवरी पर्सन को ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेनर को भी। उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो भी है वो ये भी क्लेम कर सकता है अंडर आर्टिकल 25 के तहत, ऑल पर्सनस को ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। देखो अब जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 प्रकार के 6 प्रकार के जो फ्रीडम दिए जाते हैं, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे पढ़े ना, तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमें 6 प्रकार का फ्रीडम जो हमें प्राप्त होता है, वो किस प्रकार के फ्रीडम जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जो कि आर्टिकल 19(1) के ए में रखा गया है, ठीक है। ये ओनली फॉर केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को ये प्रोवाइड है, आर्टिकल 19 जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से आर्टिकल 19(1)(b) को देख सकते हो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, तो ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है।
उसी प्रकार से 19(1)(c) में देख सकते हो फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म कर सकता है इंडियन सिटीजन, ठीक है। उसी प्रकार से 19(1)(d) को देख सकते हो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो इंडियन सिटीजन जो है वो जा सकते हैं, ठीक है, फ्रीली रूप से, ये प्रोवाइड किया गया है। उसी प्रकार से फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19, तो यहाँ पे देखो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो 6 में फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो जो वैसा फंडामेंटल राइट्स अभी हम बात किए क्या, जो कि इंडियन सिटीजन्स को केवल प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें केवल इंडियन सिटीजन्स का बात करें तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 16 प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और आर्टिकल 19 प्रोवाइड किया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो जो कि फॉरेनर्स को प्राप्त है, तो फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन दोनों को यहाँ पे प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27 और 28, ये इंडियन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड है और फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन को। तो देखो आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 1995 में पूछ लिया गया है यूपीएससी में। तो देखो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्रुप्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट इज क्लासिफिएबल अंडर, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है वो किसके तहत क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ओरिजिनली रूप से 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में उसको जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए, ठीक है। तो उनमें से आर्टिकल 16 जो है वो किसके अंदर आता है, ये बताओ। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसके अंदर आता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या फिर राइट टू इक्वालिटी, तो किसके अंदर रखा गया है आर्टिकल 15 को। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो आर्टिकल 15 जो है ना वो रखा गया है कम्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी, किसके अंदर आता है, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के अंदर दिया गया है, ठीक है, 14 से 18 के अंदर दिया गया है, विच इंक्लूड्स इक्वालिटी फॉर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, तो ये जो है वो इसके आर्टिकल 25 से 28 में इसके बारे में आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 में दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार के जो है वो हमें राइट्स प्राप्त हैं आर्टिकल 25 से 28 के बीच, ठीक है। अब उसी प्रकार से देख सकते हो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अगर बात करें तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 23 से 24 के अंदर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 23 और 24 में जो है वो अगर किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स लेबर को ये क्या करता है, तो इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर अगर किया जा रहा है, फैक्ट्रीज में काम किया जा रहा है, तो इसको जो है वो प्रिवेंट करने का काम करता है आर्टिकल 24 के तहत। अब यहाँ पे देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 से 30 के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है, ये सब जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स जो होता है, ठीक है, ओरिजिनली रूप से हम बताएं कि 7 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन बाद में इसको जो है वो हटा दिया गया, एक फंडामेंटल राइट्स को जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, ठीक है, और उसको कौन सा आर्टिकल में डाल दिया गया है ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देख सकते हो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच होता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच होता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का बात करें तो 23 से 24 के बीच होता है, और राइट
टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच होता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का बात करें तो 29 से 30 के बीच, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करें तो ये आर्टिकल 32 के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 4th क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, हमारे संविधान में क्या दिया गया है। ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज का बात करता है क्या, केवल रिलीजियस के माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है क्या हमारा संविधान, नहीं। ओनली लिंग्विस्टिक का बात करता है क्या, नहीं, केवल लिंग्विस्टिक का नहीं बात करता है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का बात करता है क्या, तो आप लोग बताओ। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज का बात करता है क्या, एथनिक का बात नहीं करता है भाई, ठीक है। तो हमारा संविधान जो है ना वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में जो है बात करता है। इसके बारे में जो है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 29 से 30 में दिया गया, ठीक है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में देख सकते हो। ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो इसको प्रोटेक्ट करने का बात करता है आर्टिकल 29 से 30 के बीच, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 से 30। 29 में बताया गया कि प्रोटेक्ट्स द लैंग्वेज, ये क्या करता है, तो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्क्रिप्ट को और कल्चरल को जो है ना वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्टिकल 29 के तहत। एंड आर्टिकल 30 के तहत देख सकते हो गिव्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये प्रोवाइड करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बता रहा है कि इथनिक माइनॉरिटीज जो है ना वो इथनिक माइनॉरिटीज जो है वो हमारा संविधान जो है ना वो इसको माइनॉरिटीज नहीं मानता है, माइनॉरिटी जो है वो नहीं मानता, ठीक है। अच्छा, इथनिक माइनॉरिटीज में जो है ना वो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो आते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो इसके अंदर आते हैं, इथनिक माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली यूजेज द टर्म माइनॉरिटी इन आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 में जो है वो यहाँ पे बताया गया है ना कि जो है उनके लैंग्वेज को, कल्चर को जो है ना वो ये क्या करता है, तो इनको प्रोटेक्शन प्राप्त करता है, जो इथनिक माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज कल्चर को जो है ना वो प्रोटेक्शन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये जो है वो ये प्रोटेक्शन प्राप्त करता है, ठीक है। इसको माइनॉरिटी नहीं मानता है, इथनिक माइनॉरिटी जो है ना, इथनिक ग्रुप को जो है वो माइनॉरिटी नहीं मानता हमारा संविधान, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन तो प्राप्त करता है लेकिन इसको माइनॉरिटीज के रूप में नहीं देखता हमारा संविधान, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। सो फॉर यूपीएससी द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाइज 2 कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक माइनॉरिटीज राइट, केवल 2 ही कैटेगरी को माइनॉरिटीज मानता है हमारा संविधान, ठीक है। इथनिक कम्युनिटीज़ को जो है वो इथनिक माइनॉरिटीज़ के रूप में नहीं मानता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासीफाई एथनिक माइनॉरिटी एज ए सेपरेट माइनॉरिटी कैटेगरी इन द वे इट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जो है ना केवल माइनॉरिटी हमारा संविधान जो है प्राप्त कर मानता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। हाँ, इथनिक कम्युनिटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको तो दिया जाता है, इथनिक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है, बट इसको इथनिक माइनॉरिटीज नहीं मानता है, इसको हम बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली से कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन्स और लैंग्वेज, तो उसको जो है ना वो माइनॉरिटीज के रूप में हमारा संविधान दिखता है, ठीक है। जैसे हो सकता है रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। बट सेपरेटली रूप से ये डिस्कस कहीं नहीं किया गया है कि इथनिक माइनॉरिटीज के बारे में हमारे संविधान में स्पेसिफिकली रूप से नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्ट करने का बात करता है, कल्चरल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का बात करता है, लेकिन इसको माइनॉरिटीज जो है वो नहीं मानता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी हम ये सब बता दिए हैं। यहाँ पे इथनिक कम्युनिटीज़ में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नागा ग्रुप्स हो गया, मिजो हो गया, खासी हो गया, गारो हो गया, ओराव हो गया, ठीक है, बोडो हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, टोडो हो गया, भील हो गया, तो ये सब जो है ना वो इथनिक कम्युनिटीज़ के रूप में आते हैं, लेकिन हमारा संविधान जो है इसे माइनॉरिटीज़ के रूप में नहीं देखता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन को। तो
ध्यान से देखो फिफ्थ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2018 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ दिया गया है आधार कार्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल। क्या आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के रूप में देखा जाता है? और वंस इशूड आधार कार्ड कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। क्या एक बार आधार कार्ड अगर जारी हो गया तो उसको फिर से डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है? तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा गलत। तो यहाँ पे आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजन और डोमिसाइल, इट्स मेनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंसी, ठीक है। ये को इंडियन सिटीजनशिप्स का पहचान नहीं बताता है, ये पहचान बताता है आइडेंटिटी या रेसिडेंसी का पहचान बताता है, ठीक है, आधार कार्ड। और आधार कार्ड को जो है ना वो फिर से डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 में कैंसिल भी किया जा सकता है। हो सकता है कि कहीं पे डुप्लीकेट को आधार कार्ड बना लिया हो, ठीक है, या फिर फ्रॉड करके कोई आधार कार्ड बना लिया हो, तो उसको जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। UIDAI इसके लिए गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो जिसके तहत ये दोनों चीज़ जो है वो इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहा है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्ट 4 से रिलेटेड बताया गया है। दे शैल बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, क्या ये इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स होता है? क्या हम अगर कुछ हुआ तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग? पार्ट 4 के रिगार्डिंग, पार्ट 4 में क्या आता है? पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी, और डीपीएसपी के रिगार्डिंग हम क्या कोर्ट जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते हैं, तो ये तो खड़े गलत हो जाएगा, ठीक है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? तो हाँ, पार्ट 4 के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये तो खड़े सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस द मेकिंग लॉज ऑफ बाय द स्टेट। तो हाँ, पार्ट 4 के तहत जो है ना वो स्टेट जो है वो क्या करती है, मतलब कानून उनून बनाने में जो है ना पार्ट 4 जो है वो सहायता करता है, ठीक है, सरकार को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का बात करता है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 के बारे में बताया गया है। तो उसमें से जो है ना वो अगर डीपीएसपी के लिए हम डायरेक्ट जो है ना वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो क्या करता है, तो डीपीएसपी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स का जो है ना गाइडलाइन प्राप्त करता है कि कैसे कानून बनाना है, ये प्राप्त करता है, ठीक है। तो हम इसको लेकर के डायरेक्ट जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, जिसके कारण जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7वां क्वेश्चन होगा। तो 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड ए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो क्या डिफाइन किया गया है? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट्स, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स या लिमिटेड गवर्नमेंट्स। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स होता है वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अधिकार जो है वो लिमिटेड होते हैं, ना कि कुछ भी करे अपना मनमाना नहीं कर सकता है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है, संवैधानिक संविधान जहाँ पे होता है, वहाँ पे जो है ना वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक पावर जो है वो लेजिस्लेचर के बीच क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो है वो पावर क्या होता है, तो लिमिटेड होता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स आर लिमिटेड एंड द डिफाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2020 में पूछ लिया गया था, तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स मीन्स द गवर्नमेंट्स हुज पावर्स आर लिमिटेड एंड कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कंट्रोल कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है इसमें, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 8th क्वेश्चन होगा। ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बिलोंग द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस का पार्ट है, अपर हाउस बोले तो क्या, राज्यसभा का पार्ट है, ठीक है। मान लो राज्यसभा का कोई प्राइम मिनिस्टर पार्ट है, ठीक है।
तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ भाई, यहाँ पे ये सही बोल रहे हैं ना कि क्या अगर वो प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस का पार्ट है, राज्यसभा का पार्ट है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, ठीक है, तो क्या वो वोट नहीं कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो लोकसभा से रिलेटेड है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा से रिलेटेड है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो खड़े खड़े गलत हो जाएगा। ठीक है, ये खड़े खड़े गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा लोअर हाउस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है कि नॉट एबल टू स्पीक, ये बोल सकता है भाई। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है कि किसी भी हाउस में बोल सकता है। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ही कैन मेक द स्टेटमेंट इज ओनली इन द अपर हाउस। क्या स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ओनली दिया है, तो इसको खड़े खड़े गलत कर दो, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, बोल सकता है, मतलब अपर हाउस में स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, ही कैन बी बिकम, he has to become a member of the lower house within 6 months after being sworn as as the prime minister। क्या जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो शपथ लेंगे, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर शपथ लेंगे, ठीक है, तो उसके 6 महीने के बाद जो है उसे लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा? नहीं भाई, लोकसभा का सदस्य नहीं, किसी भी सदन का सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन गए तो सही रहेगा। ठीक है, जब वो शपथ ले लेंगे तो उसे 6 महीने के अंदर जो है ना वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा का सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डील्ड विद द लोकसभा इफ द पीएम राज्यसभा मेंबर ही कैनॉट वोट इन द लोकसभा। ठीक है, हम बता दिए हैं, इसके बारे में एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बारे में बोलने का अधिकार है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 88 के तहत प्राप्त होता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से इसमें भी जो है वो द प्राइम मिनिस्टर कैन स्पीक इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 88, तो इसको भी ध्यान में रखना। और ये भी बता दिए हैं कि आर्टिकल 75 के 5 में ये बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस के पार्ट बन सकते हैं, केवल लोकसभा के नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 क्वेश्चंस को। तो अब देखो 9th क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। द रेजोल्यूशंस फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए जो है ना रिमूवल प्रोसेस जो है वो कहाँ से मूव होता है? ठीक है, लोकसभा एलोन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्स, क्या राज्यसभा एलोन? तो अगर हमें रिमूविंग का प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का स्टार्ट करना है तो वो जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस हाउस के, मतलब कहाँ के चेयरमैन होते हैं? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जिसके कारण जो है ना अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा से जो है ना वो उसका रिमूवल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ ले गए थे यूपीएससी में 2004 में, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देख सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। लोकसभा से केवल जो है ना वो पास होना जरूरी है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द रेजोल्यूशन मस्ट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा ओनली। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट देयर इज नो प्रोविजन टू ज्वाइंट सिटिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो राज्यसभा एलोन से ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 67 के बी में दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट में भी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन एग्री होना पड़ता है लोकसभा को भी। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। द राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशंस एंड द लोकसभा देन एग्री टू इट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2015 में। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? तो ये बोला जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है?
तो ये जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, इंटरप्रेट्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, चेक करता है गवर्नमेंट्स के पावर्स को, ये सारे काम करने का काम करता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और भी इसको बोला जाता है गार्जियन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।